10 मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं और इनकी वेलोसिटीज ऐसे दी हुई हैं कि 111, 222, 33 और 4 मीटर पर सेकेंड है। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड जो वी एवरेज होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू जितनी भी वेलोसिटीज हैं सबको ऐड कर देंगे, मतलब 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 10। 4 into 1। 4 इंटू 1, यस। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 10। No, average speed is not equal to VRMS. एवरेज अलग तरीके से डिफाइंड है। एवरेज है जो नॉर्मल स्पीड, एवरेज स्पीड मैं बोल रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जीरो है, वो बात अलग है, वो अभी बाद में अभी डिस्कस करेंगे। एवरेज स्पीड, स्पीड क्योंकि सारे डायरेक्शंस तो रैंडम मोशन में है। एवरेज स्पीड अगर मल्टीपल स्पीड गिवन है तो हमने ऐसे जो है टोटल एवरेज स्पीड फाइंड कर लिया। ये कितना है? 3 प्लस 8 11 और ये हो जाएगा 21। 21 डिवाइडेड बाई सर 10, 21 है। 2.1 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज। 2.1। 2.1 इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एक सैंपल की एक एवरेज स्पीड है। क्या एवरेज स्पीड किसी मॉलिक्यूल का होना कोई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम एवरेज क्लास का एवरेज जो होता है, ऐसा कोई जरूरी हो सकता है कि भाई किसी का वैल्यू उस एवरेज के बराबर हो जाए और ना भी हो। उसके बाद है दूसरी स्पीड होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल speed, it is the speed possessed by maximum number of molecules. It is the speed of maximum number of molecules. It is speed possessed by maximum number of molecules. मतलब ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी नंबर के पास कौन सी वेलोसिटीज हैं, कौन सी वेलोसिटी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऐसा दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे 4 के पास जो है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे हो जाएगी 2 मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो इसमें किसी भाई वैज्ञानिक को अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे तो आपने ऐसा दे दिया कि 4 के पास है, मान लीजिए कि ऐसा टाई हो जाता, अगर किसी के पास 3 के पास होते, यहाँ पे 3 के पास 3 होते और 3 के पास 2 होते, उस केस में क्या होगा? वो वैसे केस में हम वेटेड एवरेज निकालेंगे। हालांकि ऐसा डिस्प्यूटेड रहेगा नहीं कभी भी तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए, बट अगर ऐसा होगा कभी तो वेटेड एवरेज निकालेंगे। वेटेड एवरेज का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये 3 के पास होता तो हम क्या करते? 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, जैसे यहाँ पे है। तो उसमें जो है सो मतलब अ, जितने ऑब्जर्वेशंस का मतलब सेम है, जैसे कि 2 3 टाइम्स है और 3 भी 3 टाइम्स है, तो सिर्फ उन्हीं 6 का हम उन्हीं लोग का, उन्हीं का। बोलेंगे वेटेड हाँ हाँ एवरेज। हाँ, जो मैक्सिमम, जैसे नंबर जो है वैसा कि ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बट इन केस भाई मान लो क्यूरियोसिटी आती है, क्यूरियस केस ऑफ एस्पायर, तो ऐसे केस में वेटेड एवरेज हम ले लेंगे कि मान लो ये 3 है और ये भी 3 है, जो टाई हो रहा है कि ज़्यादा से इसके पास भी 3 है उसके पास भी 3 है, ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में हम एवरेज ले लेंगे, वो हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बट ऐसा कभी होगा नहीं। सो तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज द स्पीड ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे क्लास में भाई सभी लोग जो है 65 पे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो स्कोर है दैट विल बी कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल। मतलब अगर हम रैंडमली एक मॉलिक्यूल पकड़ें तो मुझे किस वेलोसिटी का मॉलिक्यूल मिलने के चांसेस हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सर मतलब मोड निकालना है। मोड निकालना है, यस। सर आप क्या बोले हो जो अगर टाई हो जाएगा तो? हाँ देखो, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज नहीं चाहिए उस पर बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहती है। अगर मान लो ये हो जाए टू ओहो, टू और टू और yes। 3, लो ओहो हो गया 3 3 3 सुन लो, ये जो है 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, कहाँ पे हो? रूम में हो कि बाथरूम में हो? संदीप, पढ़ रहे हो?
बैठे सर रूम में। टेबल पे हो कि लेटे हुए हो? हाँ ये सब। थोड़ा लेटा हुआ हाँ हूँ। बैठा हूँ। अच्छा अच्छा। तो सब ये बैठे हैं। ठीक। नो तो सर। ये वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज हम फाइंड करेंगे अगर इक्वल होता है तो। ठीक है। तो एवरेज, एवरेज के बाद है अपना आरएमएस, आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड है, इनकी आरएमएस स्पीड फाइंड करनी है। तो वो है पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है, फिर रूट लेना है। पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है, फिर रूट लेना है। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, पहले स्क्वायर कर किया सारे वेलोसिटीज का, मतलब 1 का स्क्वायर ऐसे ऐसे 3 है, प्लस फिर 2 का स्क्वायर से टोटल 4 है, प्लस यहाँ पे 3 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई जो टोटल मीन, मीन मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो हो जाएंगे 10 और उसका रूट ले लेंगे। तो ये हो गई अपनी आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड ये वैल्यू बताओ भाई कितनी आ रही है? आरएमएस स्पीड 3 सर सर 45 आ रही है ऊपर। है 45। टोटल कितना आ रहा है ये? रूट 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 के अंदर कितना आ रहा है? सर 5.3 आ 5.3, रहा है। 5.3 का स्क्वायर रूट, तो हाँ सर। 5.3 मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट सर नियरली 2 पॉइंट में ही कुछ आएगा। 2.2 2.3 ऐसे हो जाएगा कुछ, है ना? हाँ सर। तो ये अप्रॉक्स जो है मान लेते हैं कि 2.2 मीटर पर सेकेंड, 2.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये हमारे 3 डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 3 डिफरेंट टाइप के एवरेजेस हैं। एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड आरएमएस स्पीड। तो ये हमने जनरल बेसिक डेफिनेशन देखा कि अगर वेलोसिटीज गिवन है तो वहां से हम ये तीनों वेलोसिटीज कैसे फाइंड करेंगे। बट हमारे एक्चुअल जो गैस सैंपल में है, गैस सैंपल में वेलोसिटीज मतलब ये सारे क्या है? ये सारे तो बहुत ही 10 मॉलिक्यूल्स के लिए हम देख रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल पे, सिर्फ डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अब इस चीज को अगर हम फर्दर ये वेलोसिटीज को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो एक्चुअल गैस सैंपल की जो वेलोसिटीज होती है वो रिप्रेजेंट होती है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी भी गैस सैंपल की जो वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन है उस सैंपल में, उसको मैक्सवेल ने ग्राफिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया कि किसी गैस सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपल जैसे कि भाई मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, या वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, या इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी पॉपुलेशन में, सेम टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये स्पीड के डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सवेल ने गैसेस के लिए लिखा, ड्रॉ किया, और वो डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है ऐसा ये। और ये जनरल किसी भी चीज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रू होता है, ऐसा ही नेचर होता है हमेशा। वाई एक्सिस पे है, पहले इसके कोऑर्डिनेट को समझना है कि किस किस पे क्या क्या है। वाई एक्सिस पे है dn/dv। बता सकता है भाई ये dn/dv का मतलब क्या है? dn/dv, और इधर है v, वेलोसिटी। dn/dv is number of molecules in unit velocity range, number of molecule in unit velocity range। यूनिट वेलोसिटी रेंज का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो गैस सैंपल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और मैंने यूनिट वेलोसिटी रेंज, अब वो यूनिट मैं 1 सेंटीमीटर पर सेकंड का ले लिया, या 1 मीटर पर सेकंड का ले लिया, या 1 किलोमीटर पर आवर का ले लिया, जो भी है 1 यूनिट का अगर चेंज हो रहा है, तो ऐसे है भाई कि 10 से 11 के बीच में 5 मॉलिक्यूल्स, 11 से 12 के बीच में 10 मॉलिक्यूल्स,
इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। डीवी इज मींस यूनिट वेलोसिटी रेंज, चेंज इन वेलोसिटी इज डीवी, डीवी से डिवाइड कर दिया यूनिट वेलोसिटी रेंज, मतलब 1 यूनिट का अगर चेंजेस होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने वैरी करेंगे। तो ये यहाँ से वेलोसिटी है। इस ग्राफ के इंटरप्रिटेशन से हमें कुछ कुछ रिजल्ट्स जो हैं कि भाई जीरो वेलोसिटी रेंज मतलब रेस्ट में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, और जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो हम देखते हैं कि ये नंबर जो है इंक्रीज करता है, उसके बाद जो है फॉल करता है। यहाँ से एक चीज ये देख सकते हैं कि जो लो वेलोसिटी है और हाई वेलोसिटी है, ये दोनों जो है बहुत ही कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास हैं। एक एवरेज जो है वो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है नंबर। तो ये तो हुआ कि वाई एक्सिस पे है dN/dV और इधर जो है वेलोसिटीज है। तो अब इसमें अगर मुझे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी लोकेट करना हो तो कौन सी होगी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, कि जो इसका मैक्सिमा होगा, क्योंकि इट इज द वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ज्यादा नंबर्स के पास जो वेलोसिटी है दैट स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दैट स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये जो मैक्सिमम है वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यहाँ पे वी एम पी, वी एम पी, वी एम पी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसके अलावा जो है इस फंक्शन के लिए, जैसा कि ये फंक्शन दिया हुआ है भाई, ये तो एक फंक्शन होगा, इस फंक्शन के लिए जब एवरेज और आरएमएस कैलकुलेट किया जाता है, तो आरएमएस तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, वी आर एम एस इज इक्वल टू √3 RT/m, √3 RT/m, और वी मोस्ट प्रोबेबल आता है, वी मोस्ट प्रोबेबल आता है 2 RT/m, 2 RT/m, और आरएमएस स्पीड हो गई, ये एवरेज स्पीड आती है 8 RT/m, यस सर। 8 RT/m। तो इसमें मैक्सिमम कौन सी स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी आरएमएस, आरएमएस। आरएमएस स्पीड होगी। आरएमएस के बाद ये अपना भाई मोस्ट प्रोबेबल है, आरएमएस के बाद एवरेज है, आरएमएस के बाद एवरेज है। आरएमएस, वी आरएमएस और वी आरएमएस से पहले कहीं पे मोस्ट प्रोबेबल और इसके बीच में कहीं पे एवरेज होगी। एवरेज, आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल। तो इसमें सबसे मैक्सिमम होगा आरएमएस। तो ऑर्डर याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इनका रेशियो क्या हो जाएगा, वी आरएमएस, वी एवरेज, वी एमपी इज इक्वल टू √3 इज टू √8/π इज टू √2। ठीक है, समझे। सर शायद वो 8/π को भी 2.5 करके हम लोग लिख सकते हैं, √2.5। अच्छा, केमिस्ट्री में ऐसे लिखा हुआ है। हाँ सर। ठीक है, रूट को 2.5 कर सकते हो, यहाँ पे 1:1.7:1.3 ऐसे भी कर सकते हो, जिस फॉर्म में है याद रख सकते हो। रेशियो याद होना चाहिए, ऑर्डर याद होना चाहिए, इसका रेशियो याद होना चाहिए, ऑर्डर याद होना चाहिए। तो ये अपने गैस सैंपल के लिए मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है। और ऐसा ही ग्राफ भाई सब में फॉलो होता है? जैसे मान लो स्कूल में भी किसी एग्जाम में भी होता है, तो हाई स्कोर वाले और फेल वाले कम ही होते हैं। जिसका हाई स्कोर भाई टॉपर है और फेल होने वाला है, 2-4 फेल होते हैं, 2-4 जो है टॉप करते हैं। ठीक है, 2-3 जो है हाईएस्ट पे हैं। तो लो वेलोसिटी और हाई वेलोसिटी ये हमेशा कम नंबर ऑफ पॉपुलेशन के पास होती है, और बीच में मीडियम वाली जो वेलोसिटी है वो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है। तो ये चीज है, ये तो आरएमएस हो गया, मोस्ट प्रोबेबल हो गया, एवरेज हो गया। अब एक चीज मैं बता दूं इसमें कि जैसा क्वेश्चन मैंने ये दिया है, ये इस स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रू है, वी आरएमएस, वी एवरेज एंड वी मोस्ट प्रोबेबल। अगर कोई तुमसे ऐसा पूछता है कि यहां पे भी सर होना चाहिए क्या, यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो ऐसे गलती से आ रहा है ना,
देखो ऑर्डर वही आ रहा है, आरएमएस हमने कैलकुलेट किया 2.2, एवरेज 2.1 एंड मोस्ट प्रोबेबल 2, ऐसे आ रहा है। हाँ बट सर। ज्यादातर टाइम ऐसा होगा, ज्यादातर टाइम ऐसा होगा, बट इन केस ऐसा भी हो सकता है भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा, बट ऐसा वैल्यूज भी आ सकती हैं कि जिसमें कि भाई मोस्ट प्रोबेबल मान लो 444 ऐसा टाइप का कुछ कर दिया, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को दे दिया, कुछ हायर वेलोसिटी। तो आइसोलेटेड के लिए ये जो है एक गैस सैंपल के लिए, गैस सैंपल के लिए ये रिजल्ट ट्रू है, सही है, हमेशा ट्रू होगा। बट अगर स्पेसिफिकली कोई पूछता है कि यार अच्छा बताओ क्या हमेशा ही ट्रू होगा, भाई दो गैस मॉलिक्यूल के लिए नहीं ट्रू है ये, ठीक है, एक का 4 है एक का 1 है, तो ऐसा उसके लिए नहीं ट्रू है। एवरेज जो होगा वो तो कम होगा, मान लो एक का जो है 144 ऐसा है, तो 144 में मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा 4, बट एवरेज जो होगा उससे तो कम ही होगा, एवरेज जो है हाँ सर। इस क्वांटिटी से तो कम होगी। तो ये सारा चीज जो है ना, ये सारी चीजें एक लार्ज सैंपल के लिए, जो भी रूल्स हैं जो फॉर्मूले हैं वो लार्ज सैंपल के लिए हैं। जैसे एक तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं ऐसे बस समझा सकता हूँ कि जैसे कि हमारी रेडिएक्टिविटी होती है, रेडिएक्टिविटी होती है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होता है, अल्फा डिसइंटीग्रेशन, बीटा डिसइंटीग्रेशन, तो शायद केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हो, केमिकल काइनेटिक्स हो गया सिर्फ 12th में। 11th में नहीं है? नो सर। नो नो सर। सर। हाफ लाइफ पढ़े हो कभी? हाफ लाइफ सुने हो? अच्छा ठीक है छोड़ो। हाफ लाइफ वो होता है कि हाफ लाइफ इज द टाइम ड्यूरेशन इन विच हाफ ऑफ द सैंपल डिसइंटीग्रेट्स। किसी भी सैंपल का हाफ लाइफ एक होता है। तो जैसे मान लो कि हाफ लाइफ जो है ना वो 1 आवर है, 1 आवर है, 1 आवर जो है किसी सैंपल का हाफ लाइफ है। तो इसका मतलब अगर वो सैंपल 10 ग्राम का है तो 1 घंटे के बाद वो 5 ग्राम का हो जाएगा डिसइंटीग्रेट होके। कितने टाइम में? वो हाफ हो जाता है। नेक्स्ट 1 घंटे में वो 2.5 ग्राम का हो जाएगा। इतने हाफ लाइफ में वो हाफ हाफ होता जाएगा। बट ये जो है ना, ये ट्रू है एक बड़े सैंपल के लिए। ये जो हाफ लाइफ है, जो फॉर्मूला है, अगर इसमें कोई बोलता है कि यार 2 न्यूक्लियस मैंने ले लिया, सिर्फ 2 न्यूक्लियस, तो 1 घंटे के बाद मुझे 1 न्यूक्लियस ही मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। बात समझ रहे हो? कि जैसे मान लो इंडिया की एवरेज एज मान लो 75 अगर है, तो वो पूरे बड़े से पॉपुलेशन के लिए वो चीज ट्रू है। अब ऐसा नहीं कि 5 आदमी पकड़ लो और 5 आदमी बोलोगे कि भाई इनका एवरेज भी उतना ही रहने वाला है, ऐसा नहीं है। बहुत लार्ज सैंपल के लिए ये सारी फॉर्मूलेज हमारे डिराइव्ड हैं। बट कोई बोलेगा कि अच्छा 2-3, क्या कभी ये चीज वायलेट कर सकती है? वीआरएमएस मोस्ट प्रोबेबल का ऑर्डर कभी वायलेट कर सकता है? वायलेट कर सकता है भाई। आइसोलेटेड मैं 2-3 वेलोसिटी ले लूंगा, वहां कोई जरूरी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा हो जाएगा एवरेज से। जैसे यहीं पे देख लो, यहाँ पे 144 ले लिया तो मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा 4, एवरेज जो भी होगा वो 4 से कम होगा, तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा हो गया। समझ पाए सर कुछ? मतलब वो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए वो एप्लीकेबल है बस। लार्ज नंबर मतलब लार्ज नंबर, ये सारे क्या है, स्टेटिस्टिकल लॉ होते हैं, स्टैट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो स्टैट्स कभी भी ट्रू होता है जितना मेरा सैंपल साइज बड़ा होगा, ठीक है, जितना मेरा सैंपल साइज बड़ा होगा रिजल्ट उतना ट्रू होगा। जितना सैंपल साइज छोटा होगा, जैसे होता है ना कि कौन सा कुछ आता है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो एडवर्टीजमेंट देते हैं, डॉक्टर्स की पसंद कोलगेट, ऐसे देता है ना, डॉक्टर्स यस की सर। चॉइस कोलगेट। अब हाँ डॉक्टर्स की सर। चॉइस, अब ये चीज ट्रू है तब जब सारे डॉक्टर की चॉइस ली जाए, पता चला कौन से डॉक्टर है, 5 झोला छाप डॉक्टर की पसंद है वो, ठीक है, सारे डॉक्टर्स की चॉइस। तो वैसे टाइप में तो उसके लिए ट्रू नहीं है, वैसी चीज होती है। तो जितने भी स्टैट्स होते हैं, जितने भी सर्वे होते हैं कि 95% इसको लाइक्स हैं, तो 95% लाइक्स है, 95% रेटिंग है, बट ये तो देखना होगा कि कितने लोग वोट किए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसी टाइप का। खैर छोड़ो, ये याद रख पाओगे फॉर्मूला? याद होगा? यस यस सर। सर। 3RT 2RT 8/पाई। एरिया अंडर ग्राफ क्या देता है? इस ग्राफ का एरिया, अरे सर नंबर ऑफ मोमेंटम। मॉलिक्यूल। एरिया अंडर ग्राफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
कि एरिया अंडर ग्राफ अगर हमें लेना है, इसका एरिया अंडर ग्राफ लेंगे तो एरिया अंडर ग्राफ होता है वाई डी एक्स, एरिया अंडर ग्राफ होता है वाई डी एक्स, वाई डी एक्स व्हाट इज वाई, वाई पे क्या है, वाई पे तो अपना डी एन बाई डी बी है, एक्स पे क्या है, एक्स पे वेलोसिटी है तो यहाँ डी बी कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर वो हाफ लाइफ का आपने एक बताया था ना डेफिनेशन, वो एक बार रिपीट कीजिएगा ना। It is the time duration in which half of the sample disintegrates. Time duration in which half of the sample disintegrates. तो ये किसी भी रेडिएक्टिव सैंपल का हाफ लाइफ होता है। तो ये स्टेटमेंट दो मॉलिक्यूल के लिए ट्रू नहीं है। कोई बोलेगा कि अच्छा दो न्यूक्लियस हैं किसी सैंपल में, उसका हाफ लाइफ 1 आवर है, तो आफ्टर 1 आवर एक ही बचेगा, 1 मस्ट बी प्रेजेंट, 1 में बी प्रेजेंट, 2 में बी प्रेजेंट, ऐसा हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते हैं, समझ रहे हो? ऐसा हो कि 1 आवर में आधे घंटे में ही दोनों गायब हो जाए। तो ये सारा जो रूल जो फॉर्मूला है वो लार्ज सैंपल के लिए ट्रू होता है, जैसा कि यहाँ पे तुम्हें समझाया ये चीज। तो हाई टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसमें क्या इफेक्ट होगा ग्राफ में, कैसा ग्राफ हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सर उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सारी वेलोसिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। टेम्परेचर अगर इंक्रीज यस सर। होगा तो सारी वेलोसिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। सारी और सर वेलोसिटीज dn by dv डिक्रीज हो जाएगा। dn बाई dv डिक्रीज हो जाएगा, क्यों? सर v तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना, तो फिर उसके बाद dn by dv तो डिक्रीज होगा। अच्छा ऐसा, ठीक है। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कांस्टेंट रहेंगे, अगर सैंपल में 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो वो कांस्टेंट रहेंगे। तो ये मेरा जो ग्राफ है, ये ग्राफ मान लो किसी टेम्परेचर पे है, तो इसके अंदर का जितना एरिया है वो एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये मेरी मोस्ट प्रोबेबल आरएमएस और ये एवरेज वेलोसिटी है, तो ये सारी वैल्यूज बढ़ जाएंगी, सारी वैल्यूज बढ़ जाएंगी। तो मतलब ये ग्राफ जो इधर है वो तो राइट की तरफ जाएगा, ऐसे राइट की तरफ जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा एरिया इंक्लूड हो रहा है, बट टोटल एरिया रहना कांस्टेंट है। तो उसके लिए क्या होगा, जितना इधर एक्स्ट्रा एरिया इंक्लूड होगा उतना यहाँ से ऐसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो है थोड़ा फ्लैट होता जाएगा हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे ये ग्राफ ऐसा फ्लैट हो जाएगा, इस साइड से कुछ एरिया डिक्रीज होगा और इस साइड से कुछ एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ाने से सारी वेलोसिटीज इंक्रीज हो रही हैं। तो ये ग्राफ अगर T1 टेम्परेचर पे है, ये ग्राफ अगर T2 टेम्परेचर पे है, सो T2 इज मोर देन T1, dn by dv, dn by dv एंड v। तो ऐसे ग्राफ बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे इसमें 3 पॉइंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dn by dv, ये राम का जो ऑर्डर है, एरिया अंडर ग्राफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड हाई टेम्परेचर, ये जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, एवरेज, नेक्स्ट है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सर ग्राफ दिखाइए और एक बार थोड़ा सा। यस सर। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल, हाँ बोलो। सर आपने बोला था कि मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी एक वो गैस मॉलिक्यूल्स के चीज के लिए एप्लीकेबल है। सर वो एग्जैक्टली किसके लिए एप्लीकेबल है, एक बार बता दीजिएगा। सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैं ये बोला, क्या बोल रहे हो? हाँ सर, वो आप बोले थे कि वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर चीज में ही एप्लीकेबल होगा, वो आप बोल रहे थे नहीं, गैस के मैं कुछ। मतलब लार्ज सैंपल के लिए वैलिड है ये ऑर्डर, बट अगर हम 2-4 मॉलिक्यूल्स के लिए, 10 मॉलिक्यूल के लिए अगर करेंगे तो ये ऑर्डर नहीं वैलिड है।
मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से जो मैंने आरएमएस फाइंड किया, मोस्ट प्रोबेबल फाइंड किया, एवरेज फाइंड किया, ये सारा जो है लार्ज सैंपल के लिए, गैस सैंपल के लिए वैलिड है, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर 5-10 मॉलिक्यूल्स। हाँ सर समझे? ठीक है। वही चीज तो है। ये सब ऑर्डर है, फॉर्मूला है, ये लार्ज है, ये स्मॉल है, ऐसे ऐसे वेलोसिटी का वेरिएशन है, ये सारा क्या है जो हमारा गैस सैंपल नॉर्मल केस में है उसके लिए वैलिड है। बट अगर कोई कहेगा कि 2 मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं, तो उनके लिए ऑप्शंस आता है कि इसमें ये होगा, मस्ट बी, मे बी, कि जैसे एवरेज मस्ट बी मोर देन मोस्ट प्रोबेबल। तो ये चीज समझना है कि भाई 2, 4, 10 मॉलिक्यूल के लिए नहीं वैलिड है कुछ भी। उसमें जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है कैलकुलेट करने के लिए, हम वैसे एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल और आरएमएस फाइंड करेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है। नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इसी को हम बोलते हैं कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे मान लो कि तुम्हें इस सैंपल के एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो ये गैस सैंपल है, गैस सैंपल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स जो है रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सबकी स्पीड जो है v1 v2 v3 है। हमारे पास जो है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, दैट एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के टी आर इज इक्वल टू हाफ m1। तो सबका मास तो सेम है, एक ही गैस सैंपल है, v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर प्लस हाफ mn इंटू वीएन स्क्वायर। ये जो है सबकी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या और भी किसी टाइप की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है? हाँ भाई, मॉलिक्यूल्स रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेशन में भी हो सकती है। तो ये ट्रांसलेशनल है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर और यहाँ पे हो गया vn स्क्वायर। n से डिवाइड एंड n से मल्टीप्लाई, n से डिवाइड एंड n से मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा? क्या ये अपने आरएमएस का स्क्वायर है? ये जो चीज है वो आरएमएस स्क्वायर है। तो हाफ n, हाफ स्मॉल m इंटू कैपिटल N इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। वी आर एम एस का स्क्वायर मीन्स 3RT/m। ये हो जाएगा वी आर एम एस इज 3RT/m, तो ये हो जाएगा 3RT/M, mass in kg, T in absolute temperature. So what is this? Is it mass of the sample, number of molecule and mass of Yes, one sir. molecule, and this is molar mass. So क्या ये इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स देगा, यस नंबर ऑफ मोल्स देगा। तो यहाँ पे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 3/2। तो ये है के ट्रांसलेशनल 3/2 nRT, 3/2 nRT और 3/2 PV from ideal gas equation, 3/2 PV। तो इसमें पहला ऑब्जर्वेशन है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। क्या ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंडेंट है कि हाइड्रोजन है या हीलियम है? कहीं मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट आई, अगर 1 मोल हाइड्रोजन का हो या 1 मोल हीलियम का हो या 1 मोल ऑक्सीजन का हो, कोई भी गैस हो, सबकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी किसी गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है। और दूसरा है, पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है, पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस,
इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। गैस के नेचर से इंडिपेंडेंट है, कोई भी ऑक्सीजन, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, किसी भी टाइप की गैस हो, अगर नंबर ऑफ मोल सेम है, टेम्परेचर सेम है तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक सेम रहेगी। दूसरी बात है कि टेम्परेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर क्यों है? टेम्परेचर इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर हम हाई टेम्परेचर करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। हाई टेम्परेचर करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर हम अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। मतलब टेम्परेचर ऑफ गैस इज डिपेंडेंट ऑन, ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझना है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। टेम्परेचर ऑफ गैस इज ड्यू टू द रैंडम मोशन और काइनेटिक एनर्जी। रैंडम मोशन और काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी भी है। ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ, टेम्परेचर ऑफ गैस इज ड्यू टू द रैंडम मोशन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस या ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर पूछी जाती है तो तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि 3/2 nRT और 3/2 PV। PV अगर इसी के कई सारे अलग अलग फॉर्मेट भी हैं, PV इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा भी हो सकता है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी जाएगी, अगर प्रेशर वॉल्यूम हमें नोन है तो हम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। प्रेशर वेशर अपना जो भी रहेगा फिजिक्स में सब एसआई सिस्टम वाला रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में। वो सब जो लीटर में और क्या 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 वो सब केमिस्ट्री का खेल है। तो एक तो ये हुआ। अब जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सर आपने स्टेटमेंट क्या लिखा था? टेम्परेचर ऑफ गैस इज ड्यू टू द रैंडम मोशन। ड्यू टू द रैंडम मोशन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द रैंडम मोशन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। सपोज कि एक गैस सैंपल है एंड इस गैस सैंपल में मॉलिक्यूल्स जो है मूव कर रहे हैं और इसका टेम्परेचर है T0। इसका टेम्परेचर है T0। इस गैस सैंपल को रख दिया गया एक ट्रक पे, इस गैस सैंपल को एक ट्रक पे रख दिया गया है और वो ट्रक क्या करता है, मूव करना स्टार्ट करता है किसी स्पीड से, किसी स्पीड से मूव करना स्टार्ट करता है। तो जब ये मूव करना स्टार्ट करता है उसके बाद मूविंग ट्रक पे जो गैस सैंपल है उसका टेम्परेचर है T1, T डैश, ठीक है। कंटेनर जब रेस्ट में था तो गैस सैंपल का टेम्परेचर था T0। उसको एक ट्रक पे रख दिया और क्या, और ट्रक स्टार्ट्स मूविंग विथ some velocity, then temperature of the gas becomes T dash. So T0 is equal to T dash. T0 is more than T dash. T0 is less than T dash. Data insufficient बताया जाए। बताओ भाई। आपने तो कहा था कि टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डिपेंड अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मैं तो कहा था, तुम क्या कह रहे हो ये बताओ। सर सी। सर सर बताओ। सी। सर ए होगा शायद तक सर, क्योंकि इनसाइड अ कंटेनर उसका कुछ फिर फर्क नहीं पड़ेगा शायद तक।
ए के भी फेवर में है भाई लोग। चलो अपने अम्लान वैज्ञानिक का क्या है भाई? सी।